हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है वापस से आपके यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है टीपीएस क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड यूनिट, जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि आपके चैप्टर सब्जेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस का यूनिट 2 है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने यूनिट 1 कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। वो जस्ट 22 टू लगभग 30 मिनट्स का वीडियो है, तो वो कंप्लीट करें, उसके बाद यूनिट 2 स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला है कि इन्वायरमेंट। इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या है। तो यहाँ पे आता है कि मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस बिजनेस ऑपरेशंस। सारे ऐसे फैक्टर्स जो कि अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स है और जो हमारे बिजनेस ऑपरेशंस पे इम्पैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद आता है दीज फैक्टर्स आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस फर्म्स। बियॉन्ड द कंट्रोल है, यहाँ पे देख रहे हैं, बियॉन्ड द कंट्रोल, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एक्सटर्नल फैक्टर एंड बट हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन डिसीजन मेकिंग एंड परफॉर्मेंस। लेकिन हमारे जो डिसीजन मेकिंग होगी उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है ये। अब इसके बाद आता है कि द मेन कंपोनेंट्स इंक्लूड्स, क्या क्या कंपोनेंट्स इसमें आते हैं। पहला है पॉलिटिकल, सेकेंड लीगल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो ये कुछ 4 एनवायरनमेंट है जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं। इसमें से पहला हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब क्या है। इट रेफर्स टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय कंट्री। जो कि लाइक किसी कंट्री में कोई चीज़ कैसी गवर्नमेंट है, कैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है और पॉलिसीज क्या अपनाई गई है, वहाँ पे अडॉप्ट क्या करी गई है बाय दैट कंट्री, दैट इज नोन एज पॉलिटिकल सिस्टम। It determines the attitude of government towards foreign trade and foreign investment। लाइक इंडिया में कौन सी जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है, ये तो कांग्रेस गवर्नमेंट रहती है, तो उस टाइम पे कैसे फॉरेन ट्रेड सर्विसेज पॉलिसीज बनी होती है, क्या उसमें आपके लिए ये बाहर से आने वालों के लिए क्या पॉलिसीज है, क्या रेगुलेशंस है, रूल्स है, ये सब बताने का काम गवर्नमेंट का होता है। ये हो गया पॉलिटिकल सिस्टम। क्या टाइप्स होते हैं पॉलिटिकल सिस्टम्स के, तो कुछ टाइप दिए हुए। पहला है डेमोक्रेसी, लाइक पावर रेस्ट विद द पीपल। जैसे कि इंडिया में है कि पीपल्स के पास ही पावर है, तो डेमोक्रेसी हो गई। स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्शन फॉर बिजनेस राइट्स एंड इनकरेज प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो आते हैं उसके लिए इंकरेजमेंट मिलती है डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट के अंदर, जहाँ पे डेमोक्रेसी को अपनाया जाता है, फॉलो किया जाता है। एग्जाम्पल है अपना इंडिया, मेरा भारत महान, यूएसए, यूके, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑथोरिटेरियन सिस्टम और टोटलिटेरियन सिस्टम। इसमें क्या होता है, पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर होती है, पब्लिक के पास पावर नहीं होती। स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज पे पूरा कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का, और कोई भी अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता, लाइक। एंड उसके बाद है कि लिमिटेड फ्रीडम फॉर प्राइवेट एंड फॉरेन इंटरप्राइजेस। सारे जितने भी फॉरेन इंटरप्राइजेस हैं उनके पास, या प्राइवेट जो भी है, उनके पास बहुत लिमिटेड फ्रीडम दी जाती है इसके अंदर। टोटलिटेरियन या फिर ऑथोरिटेरियन सिस्टम के अंदर, जिसमें सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास है नॉर्थ कोरिया का। उसके बाद क्या आता है कि इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम और इंटरनेशनल बिजनेस, क्या इम्पैक्ट डालता है। तो पहला कि इन्फ्लुएंस, हमारे एग्जाम्स में ये बहुत अच्छा आता है, तो आप लोग ध्यान से इसको नोट कर लें या फिर रिवाइज करके रखें। क्या इम्पैक्ट डालता है पॉलिटिकल सिस्टम ऑन इंटरनेशनल बिजनेस। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, टैक्सेशन, सब्सिडियरी सब्सिडीज, डिग्री ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड लेवल ऑफ पॉलिटिकल रिस्क। कितना पॉलिटिकल रिस्क ले सकते हैं, गवर्नमेंट कितना आपको इंटरवेंशन करती है अपने आपके इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर, फिर कितना टैक्सेशन है, क्या सब्सिडीज मिलती है, कुछ मिलती है नहीं मिलती है, वैसा। एग्जाम्पल्स है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो हुई थी श्रीलंका में, अफेक्ट टूरिज्म एंड फॉरेन बिजनेस ऑपरेशंस। जैसे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई थी इंडियन गवर्नमेंट और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में, तो वहाँ के जो टूरिज्म है वो उसके ऊपर बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ा था, हमें पता है, कुछ टाइम पहले की न्यूज़ है ये। और उसके बिजनेस, फॉरेन बिजनेस ऑपरेशन पे भी बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ा था।
इसके बाद आता है पॉलिटिकल रिस्क इन इंटरनेशनल बिजनेस। क्या रिस्क है, अभी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस समझे थे, अब इसके बाद आता है क्या रिस्क है, जो कि यहाँ पे हमने पढ़ा था ऊपर गया कि कहाँ गया, ठीक है। तो पॉलिटिकल अब रिस्क क्या, कौन कौन से रिस्क आते हैं, तो पहले नेशनलाइजेशन, एक्सप्रोप्रिएशन, फिर होता है दूसरा वॉर एंड सिविल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्बेंसेस, फिर अगला है कि सडन चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं, वॉर एंड सिविल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, फिर नेशनल लेवल पे जो डिस्टर्बेंसेस होती है उन सबसे पॉलिटिकली इंटरनेशनल बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, रिस्क होता है। इसमें एक और एग्जाम पॉइंट है ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस एंड सैंक्शंस, जो सैंक्शंस लगा दी जाती है या फिर ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उनके बारे में भी बात करी गई है, जिसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है फॉरेन ऑयल कंपनीज वेनेजुएला सफर्ड लॉसेस ड्यू टू नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन के कारण वेनेजुएला में बहुत फॉरेन जो बाहर से कंपनीज गई थी ऑयल कंपनीज, उनको बहुत ही ज़्यादा लॉस सफ़र करना पड़ा था। अगला पॉइंट है रोल ऑफ लीगल सिस्टम इन इंटरनेशनल बिजनेस। इससे पहले हमने पॉलिटिकल पढ़ा, अब सेकंड आ गया लीगल। लीगल का मतलब क्या होता है, लीगल सिस्टम रेफर्स टू सेट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस गवर्निंग बिजनेस। अब बिजनेस को कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशन गवर्न कर रहे हैं बाय द कंट्री, वो हो गया लीगल सिस्टम। इट इंश्योर्स प्रोटेक्शन ऑफ बिजनेस राइट्स एंड सेंटिमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसे सेटलमेंट करना और प्रोटेक्ट बिजनेस के जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन दिखता है, लीगल सिस्टम दिखता है। कौन कौन से लीगल सिस्टम में टाइप्स है, पहला है कॉमन लॉ बेस्ड ऑन कस्टम ट्रेडिशन एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, लॉ इन्वॉल्व्स थ्रू कोर्ट डिसीजन, ऐसे डिसीजन ऐसे लॉज जो कोर्ट के डिसीजन के थ्रू इवॉल्व होते हैं वो कॉमन लॉज कहलाते हैं, और उसमें कस्टम्स है ट्रेडिशन है, ये सब कॉमन लॉज में आ जाएगा। एग्जाम्पल है यूके यूएसए और इंडिया। अगला है सिविल लॉ, सिविल लॉ लाइक जो बेसिक लॉ है ये कॉमन पीपल्स के बीच में वो वाला, बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंसिव रिटन लीगल कोड, जजेस अप्लाइज लॉ स्ट्रिक्टली एज रिटन। एग्जाम्पल है फ्रांस, जर्मनी और जापान, ये सिविल लॉ के बाद बताया गया है। इससे पहले था कॉमन लॉ जो सबके लिए एप्लीकेबल है, सिविल लॉ है जो रिटन लीगल कोड्स है, कॉम्प्रिहेंसिव रिटन लीगल कोड्स उनके बारे में। उसके बाद आता है थियोक्रेटिक लॉ, लॉज आर derived फ्रॉम रिलीजियस प्रिंसिपल्स लाइक सऊदी अरब, इस्लामिक लॉ, जैसे कि सीरिया का जो लॉ, सऊदी अरब का जो लॉ है वो किस बेसिस पे डिसाइड हो गया, इस्लामिक लॉ, इस्लाम के बेसिस पे कि उनमें कैसा सिस्टम चलता है, तो वो हो गया रिलीजियस प्रिंसिपल पे, इसको कहते हैं थियोक्रेटिक लॉ। तीन टाइप के लॉ बताए गए, पहला था कॉमन, सेकंड हो गया सिविल और थर्ड हो गया थियोक्रेटिक। इम्पैक्ट ऑफ लीगल सिस्टम ऑन इंटरनेशनल बिजनेस, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, हमें सबको पता है। पहला इफेक्ट क्या है कि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स, कैसे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे एप्लीकेबल होंगे कैसे नहीं होंगे, ये चीज़ बहुत इम्पैक्ट करती है। अगला है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कौन कौन से प्रॉपर्टी राइट्स मिलेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, उसका इफेक्ट वो भी इफेक्ट होता है लीगल सिस्टम के कारण कि हाँ इस बिजनेस को प्रॉपर्टी राइट देनी है कि नहीं देनी है। अगला हो गया लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉ, लीगल है कि नहीं है वहाँ पे लेबर को उतना देना, ये मतलब उसी बेस पे डिसाइड किया जाता है। अगला हो गया एनवायरमेंटल रेगुलेशन, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, उसमें आ गया कि एनवायरमेंटल लेवल पे सॉरी एनवायरमेंटल रेगुलेशंस जो कि लीगली, जैसे कहीं पे पेड़ काटने इम्पोर्टेंट है, पेड़ बचाना इम्पोर्टेंट है, ऐसा ऐसा ये आ गया एनवायरमेंटल रेगुलेशंस पे। एग्जांपल्स है, सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ इन यूएसए प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजी इन्वेंशन बेस्ड फर्म्स, लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ जो है यूएस में है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो अपने ही कंट्री में जो बने हुए टेक्नोलॉजी है उसको बहुत प्रोटेक्ट करता है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन बेस्ड फर्म्स को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ जो है यूएसए का बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद हम देख सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड लॉ एंड एग्रीमेंट, इसमें ये भी आता है उसी के अंदर। इसका हो गया आपको इंटरनेशनल ट्रेड इज रेगुलेटेड बाय ग्लोबल एंड रीजनल एग्रीमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म है, प्रमोट्स फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस।
एग्जाम्पल है USMCA facilitates trade among North American countries. USMCA का फुल फॉर्म हो गया यूनाइटेड स्टेट और जस्ट मिनट में कंफर्म करके बता रहा हूँ। यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट फैसिलिटेट्स ट्रेड अमॉन्ग नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज। नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें जो कंट्रीज है उनके बीच में जो एक ट्रेड एग्रीमेंट है वो फैसिलिटेट करता है USMCA। इसके बाद आता है कल्चरल एनवायरमेंटल ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। सॉरी, मीनिंग ऑफ कल्चर। कल्चर रेफर्स टू शेयर्ड वैल्यूज, बिलीव्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, बिहेवियर पैटर्न ऑफ अ सोसाइटी। लाइक सोसाइटी में क्या कैसा कल्चर है, कहाँ पे कैसा, जैसे इसराइल में ज्यूज है, इंडिया में ज़्यादा हिंदू है, मुस्लिम है, पाकिस्तान में मुस्लिम कल्चर ज़्यादा है, इंडोनेशिया में ऐसा है। तो एक कल्चर बेस्ड होता है ना, वैल्यूज बिलीव्स होते हैं सब जगह के, तो वो वैसा सिस्टम है। जैसे भूटान में बुद्धिस्ट लोग बहुत हैं ऐसा, तो वहाँ की सोसाइटी और वहाँ पे भी जो इंटरनेशनल बिजनेस होंगे वो उसी बेस के कल्चर के बेस पे डिपेंड होंगे ज़्यादातर। कल्चर इन्फ्लुएंस, कंज्यूमर प्रेफरेंस, कैसे कंज्यूमर क्या पसंद करेंगे कंज्यूम करना, ये बात कल्चर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। लाइक अगर आप जैसे कोई कंट्री है जहाँ पे सिर्फ वेजिटेरियन लोग रहते हैं, जैसे नेपाल में अगर आप नॉन वेज ज़्यादा देंगे तो वो हर जगह कोई नहीं जाएगा, वहाँ पे वेजिटेरियन ज़्यादा है, या फिर मतलब एक्सवाइजेड कोई कंट्री है जहाँ पे वेजिटेरियन बहुत है या फिर नॉन वेजिटेरियन बहुत है, आप खाली वहाँ पे जैसे वेज खिला रहे हैं तो फिर पॉइंट दिक्कत आएगी। जैसे इंडिया में अगर कोई बीफ ला के बेचना शुरू करे तो वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। तो वही चीज़ है, कंज्यूमर प्रेफरेंस जो है कल्चर में डिपेंड करता है, इन्फ्लुएंस करता है कल्चर कंज्यूमर प्रेफरेंस को। उसके बाद मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्टाइल, कैसे मैनेजमेंट होगा, कैसा लीडरशिप स्टाइल वहाँ की कल्चर पे भी डिपेंड करता है, कैसा डिसाइड हो इन्फ्लुएंस करेगा वो कल्चर। एंड इसके बाद है कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन। कल्चर के बेस पे ही कम्युनिकेशन होना चाहिए, कि कैसा होता है नहीं होता है ये भी डिपेंड करता है। एग्जाम्पल है अच्छा खासा हमारे पास, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिफर्स सिग्निफिकेंटली बिटवीन जापान एंड द US। बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया कि जैसे जापान में जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है USA की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी अलग है। जापान में अलग अलग तरीके से, जैसे वहाँ पे बुद्धिस्ट ज़्यादा है, कल्चर बेस्ड ज़्यादा है वहाँ का। USA का कल्चर अलग है तो वहाँ पे ज़्यादा ब्रेड खाई जाती है, जबकि जापान में ज़्यादा आपको सुशी और ये फिश फूड, सी फूड ज़्यादा अवेलेबल है। तो ये डिफरेंस है। एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, बहुत अच्छे एलिमेंट्स हैं। पहला है लैंग्वेज, कि लैंग्वेज क्या बोली जाती है, रिलीजन, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, एजुकेशन एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड रिलीजन। अब एक और आता है कि डायमेंशन ऑफ कल्चर, हॉस्टेड हॉस्टेड डायमेंशन ऑफ कल्चर। ग्रेट Hofstede developed a framework to understand cultural differences across countries. हॉफस्टेड नाम के एक पर्सन हुए थे, ग्रीक हॉस्पेड, जिन्होंने कल्चरल डायमेंशन डेवलप किया था, फ्रेमवर्क, जो कि कल्चरली डिफरेंसेस अक्रॉस कंट्रीज को वो बहुत अच्छे तरीके से बताता था। पहला है पावर डिस्टेंस, डिग्रीज टू विच इनइक्वलिटी एंड अथॉरिटी आर एक्सेप्टेड। लाइक कि किस डिग्री तक इनइक्वलिटी एंड अथॉरिटी एक्सेप्ट करी जा सकती है। अगर हम इंडिया में देखें, जिससे बहुत लोग अभी भी, जो कि बहुत गलत चीज़ है, लेकिन अभी भी बहुत लोग अनटचेबल्स को मानते हैं कि कुछ कास्ट अनटचेबल्स है, कुछ ऐसे हैं। तो वो कौन सी किस डिग्री तक काम करती है, इनइक्वलिटी है, कौन सी अथॉरिटी है, ये चीज़ पावर डिस्टेंस के अंदर आती है। एग्जाम्पल है हाई पावर डिस्टेंस इंडिया, लो पावर डिस्टेंस डेनमार्क। ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड, इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म, प्रेफरेंस ऑफ इंडिविजुअल गोल्स और ग्रुप गोल्स। सबका प्रेफरेंस क्या है, इंडिविजुअल, सबको ही अपना इंडिविजुअल गोल पे फोकस करते हैं और कुछ लोग अपने ग्रुप गोल्स पे फोकस करते हैं। जैसे USA का कल्चर है कि इंडिविजुअलिस्ट कल्चर है USA में, कि वहाँ पे पर्सन अपने इंडिविजुअल कल्चर फोकस गोल्स पे फोकस करते हैं, जबकि चाइना और जापान जैसी कंट्री है वो कलेक्टिवली कल्चर पे फोकस करते हैं, ग्रुप गोल्स उनका फोकस है। इसके बाद आता है मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी। लाइक कि कौन सा
कौन सी कंट्री ज़्यादा मैस्कुलिन कल्चर पे डिपेंड है या फिर फेमिनिन कल्चर पे डिपेंड है। एम्फेसाइज ऑन कंपटीशन एंड अचीवमेंट वर्सेस क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड कोऑपरेशन। ठीक है, एग्जाम्पल है पहला सबसे मैस्कुलिन कल्चर का एक अच्छा एग्जाम्पल है जापान, और फेमिनिन कल्चर का अच्छा एग्जाम्पल है स्वीडन। यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि एम्फेसाइज ऑफ ऑन कंपटीशन एंड अचीवमेंट वर्सेस क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड कोऑपरेशन। क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा बेटर होती है फीमेल के अंदर, जबकि कंपटीशन और अचीवमेंट का जो एक रेस होती है वो जो कि वो होती है मैस्कुलिन के अंदर, लेकिन जो क्वालिटी है वो लाइफ दे पाती है कौन, फीमेल ज़्यादा अच्छी क्वालिटी दे पाती है, जबकि मेल्स कंपटीशन नहीं दे सकते हैं, क्वालिटी में उन्हें थोड़ा उनका नेचर वैसा होता है। उसके बाद आता है अनसर्टेनिटी एंड अवॉइडेंस, लेवल ऑफ कंफर्ट विथ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। इसमें अच्छा एग्जांपल आता है हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस जर्मनी, लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस यूएसए। इसका मतलब ये हुआ कि क्या मतलब क्या है इसका अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, कि कुछ अनसर्टेनिटी होने की चांसेस को अवॉइड करने का कौन अवॉइड ज़्यादा करता है, तो वो है कि जर्मनी में ज़्यादा प्रेफरेंस है, ये ऐसा कल्चर है जर्मनी का कि वहाँ पे रिस्क और को कम लेना पसंद करते हैं, लाइक हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस है वहाँ पे अनसर्टेनिटी जो है उसके अवॉइड ज़्यादा करना पसंद करते हैं, कि अनसर्टेनिटी को अवॉइड करना ज़्यादा पसंद है। लेकिन वही यूएसए में ऐसा जस्ट अपोजिट है, यूएसए में लोग नहीं उतना दिमाग लगाते, वो अनसर्टेनिटी को अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ भाई हम करेंगे। अगला है कि लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, फोकस ऑन फ्यूचर रिवॉर्ड्स और इमीडिएट रिजल्ट। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन इज चाइना एंड शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन इज यूएसए। ठीक है, अगला पॉइंट है इंटेलिजेंस ऑन वर्सेस रिस्ट्रेंट, डिग्री टू विच सोसाइटी अलाउ एंजॉयमेंट एंड लीजर। लीजर मीन्स होता है खुला फ्री टाइम। तो इंटेलिजेंट कल्चर जो है मेक्सिको का ज़्यादा है, लेकिन रिस्ट्रेंट कल्चर जो है रशिया का ज़्यादा है। ठीक है, अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर इन इंटरनेशनल बिजनेस, अवॉइड हेल्प्स अवॉइड कल्चर मिसअंडरस्टैंडिंग। इंपॉर्टेंस क्या है कल्चर का इंटरनेशनल बिजनेस में, कि फायदा क्या करता है कि जो कल्चर का जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उसको अवॉइड करने में बचाता है, मतलब लाइक इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई पहले ही ध्यान दे दे कि कहाँ का कल्चर कैसा है, उस हिसाब से फिर वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद है इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन, कैसे कम्युनिकेशन करना है, कैसे नेगोशिएशन करना है, कहाँ के लोग कितने लेवल पे, मतलब बात करने का तरीका क्या है, कौन कैसा डीलिंग कैसी है लोगों के बीच में अपने बीच में, वो हो गया इसके अंदर आता है। असिस्ट इन प्रोडक्ट डिजाइन एंड मार्केटिंग डिसीजन, कैसी मार्केटिंग कहाँ की करनी चाहिए, कहाँ पे कैसा डिजाइन देना चाहिए जो वो लोग जल्दी एक्सेप्ट करेंगे। ये हो गया कल्चर इंपॉर्टेंस क्या है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मैकडोनल्ड्स का मॉडिफाई इट्स मेन्यू टू सूट लोकल कल्चर, लाइक बाहर के कंट्रीज में हमने पहले ही पढ़ा था यूनिट 1 में कि बाहर की कंट्रीज में मैकडोनल्ड्स बीफ बर्गर बेचते हैं, लेकिन इंडिया में उन्होंने अपना मेन्यू चेंज किया अपने लोकल कल्चर के हिसाब से, और यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया मैक आलू टिक्की। तो ये चीज़ हमारे हमने देखा कि मैकडोनल्ड्स कैसे कल्चरल फीचर कल्चर एरिया को एक्सेप्ट कर रहा है। इंटरनेशनल बिजनेस में कितना इंपॉर्टेंट है कि कल्चर वाला कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। अगला आ गया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस। इकोनॉमिकली क्या एनवायरनमेंट है इंटरनेशनल बिजनेस का, तो इसका रेफर्स टू इकोनॉमिक कंडीशंस एंड पॉलिसीज ऑफ अ कंट्री दैट इन्फ्लुएंस बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशंस और उसकी जो पॉलिसीज है कंट्री की, क्या से वो बिजनेस ऑपरेशंस पे क्या इम्पैक्ट डालती है, जो इम्पैक्ट डालती है वो हो गया इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर आता है। कि इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनेशनल बिजनेस, कौन कौन से फैक्टर्स है। पहला लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कोई कंट्री किस लेवल की डेवलप्ड है, आइदर डेवलप्ड है, डेवलपिंग है और अंडर डेवलप्ड है। कंट्री क्या है अभी, डेवलपिंग है, डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है। जैसे इंडिया है डेवलपिंग कंट्री है, यूएसए है डेवलप्ड कंट्री है, और जैसे छोटी मोटी कोई कंट्रीज हो गई वो होगी अंडर डेवलप्ड कहलाती है। फिर दूसरा होता है पीवीपी, परचेज पावर पैरिटी होती है और डिमांड वेरी अक्रॉस दिस कैटेगरीज, कि वहाँ की कैटेगरी की डिमांड कैसी है, क्योंकि सबकी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अलग है तो उस हिसाब से उनकी परचेजिंग पावर अलग होगी। लग्जरी गुड्स हैव
हायर डिमांड इन डेवलप्ड कंट्रीज, पॉइंट है, क्योंकि डेवलप कंट्रीज में उनके पास पैसा ज़्यादा है तो वो ज़्यादा खर्च करने में सोचते नहीं है, मतलब हाई डिमांड होती है लग्जरी गुड्स की डेवलप्ड कंट्रीज में इन कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज में। अगला है इकोनॉमिक सिस्टम, मार्केट इकोनॉमी, प्राइस एंड प्रोडक्शंस आर डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, एग्जांपल यूएस। इकोनॉमिक सिस्टम कौन तीन टाइप के होते हैं, मार्केट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी हो गया कि मार्केट फोर्सेस के ऊपर ही डिसाइड होगा कि प्राइस और प्रोडक्शन किस बेसिस पे डिसाइड होंगे, तो वो मार्केट फोर्सेस में होता है। कमांड इकोनॉमी में होता है कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है रिसोर्स एंड प्रोडक्शन के ऊपर और उसी बेसिस पे प्राइस डिटरमाइंड होता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कितना रखना है, जो कि नॉर्थ कोरिया इज द बेस्ट एग्जांपल। एंड थर्ड इज इंडिया, मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा इंडिया, जिसमें मार्केट कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट एंड गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इकोनॉमी कंट्रोल करती है। लाइक यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड दोनों यूज करते हैं, एट लास्ट गवर्नमेंट भी उसमें इंटरवेन करती है। इस मिक्स इकोनॉमी को डर्टी इकोनॉमी सिस्टम भी कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते ही आता है। इसके बाद आता है इन्फ्लुएंस इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट। हाई इन्फ्लेशन इंक्रीज बिजनेस कॉस्ट एंड इंटरेस्ट रेट इन्फ्लुएंस इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यहाँ पे अगर सिंपल भाषा में समझे, इन्फ्लेशन क्या होता है, जब पैसे महंगाई बढ़ जाती है, तो अगर महंगाई बढ़ेगी तो हमारा जो बिजनेस कॉस्ट है, कोई चीज़ को बनाने की जो कीमत है वो भी बढ़ जाएगी, है कि नहीं। तो वही बताया गया है कि हाई इन्फ्लेशन इंक्रीजेस बिजनेस कॉस्ट, एंड किस कंट्री में अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन है तो उस कंट्री में आप जाके सामान बनाएंगे तो महंगा ही पड़ेगा ना आपको, सीधे वही पॉइंट। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट क्या है कि कैसा इंटरेस्ट रेट अगर वहाँ पे ज़्यादा है तो आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि पैसे वहाँ पे आपके ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में बहुत इम्पैक्ट होता है इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। हाई इंटरेस्ट रेट डिस्करेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है तो आपकी कंट्री में लोग कम अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट देना चाहेंगे, ऐसा होता है। अगला पॉइंट है एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन अफेक्ट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कंपेटिटिवनेस, कि अगर जहाँ पे आपका फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है तो फिर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो है वो कंपेटिटिव चेंज होता रहेगा। एग्जाम्पल है, अगर वीकर करेंसी है तो उसकी एक्सपोर्ट चीपर होगा तो उसके लोगों को फायदा ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे इंडिया की करेंसी वीकर है इन कंपैरिजन टू यूएसए, तो यहाँ से उनको भेजना इंडिया से एक्सपोर्ट इजी हो जाता है और इंडिया के लोगों को अच्छा प्रॉफिट होता है। वही अगर कहीं बाहर से मंगाना हो तो उनके लिए इंडिया के लोगों को महंगा पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छा है। अगला पॉइंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP indicates a country's financial stability and trade position। कंट्री की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ट्रेड पोजीशन है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू बताया जा सकता है। एग्जाम्पल है, कंटिन्यूअस बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में डिस्करेज फॉरेन इन्वेस्टर्स। अगर आपका कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो हमेशा डेफिसिट में ही जा रहा है, नीचे ही जा रहा है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को डिस्करेजमेंट होती है कि इस कंट्री में मैं पैसे डालूं या नहीं डालूं। कि ये हर बार बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब इनका जो पेमेंट का वो है, पेमेंट है वो बराबर नहीं हो रहा है, वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पा रहे हैं या इम्पोर्ट कम कर पा रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ठीक है। अगला इसके बाद आता है इम्प्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस। इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर। तो इसमें आता है मार्केट सिलेक्शन, कैसे मार्केट सिलेक्ट करनी है, प्राइस एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसा प्राइस स्ट्रक्चर होगा, कैसा कॉस्ट स्ट्रक्चर होगा, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कौन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर। इन्वेस्टमेंट ऑन एक्सपेंशन डिसीजन, कि क्या उस कंट्री में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या उस कंट्री में जाके हमें अपना आपका एक्सपेंड करना है या नहीं करना है, ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अगला है रिस्क इवेल्युएशन, क्या उस कंट्री में करना रिस्की है या फिर कम है, ये चीज़ें हमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के थ्रू पता चलती है। एग्जाम्पल है, कंपनीज प्रीफर इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्रीज फॉर लॉन्ग इन्वेस्टमेंट। सपोज अगर कोई कंट्री है, ठीक है, जिसमें उसकी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल ही नहीं है, वो हमेशा कभी गिर जाती है, कभी बहुत ज़्यादा उठ जाती है,
तो फिर कंपनीज को उस कंट्री में अपने आप को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा डाउटफुल रहता है, करे कि नहीं करे। तो वही पॉइंट है, कंपनीज जो है वो चाहती है कि एक ऐसी कंट्री में अपने आप को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करे जहाँ की इकोनॉमी स्टेबल हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर यूनिट 2 कंप्लीट। जिसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मैसेज कमेंट में डाल दें, हम आपको भेज देंगे प्रश्न, हम लिंक भेज डाल देंगे। और इसके बाद हमारा यूनिट 3 आएगा, और ऐसे करके आपका सारा चैप्टर इसका यूनिट खत्म हो जाएंगे इंटरनेशनल बिजनेस सब्जेक्ट के। और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए अपने आप। और पढ़ते रहें आप लोग, यही हमारी आशा है, अच्छे से कॉलेज में पास हुए। ये नोट्स इतने अच्छे हैं कि आप चाहें तो 1 नाइट में सारा कंप्लीट कर सकते हैं अपना सिलेबस बिना किसी टेंशन के। ठीक है, चलिए धन्यवाद। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।